Assalamualaikum students. Today we are going to discuss something very important which is known as the equipartition theorem. So हम law of equipartition of energies भी कहते हैं. But before going to discuss this law, we need to develop the ideas of degrees of freedom. So पहले बात करते हैं जी कि degrees of freedom क्या होती हैं. The degrees of freedom is the number of independent coordinates required to specify completely the position and orientation of a particle in space. ये स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए और उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो कि लेट्स सपोज दैट इफ यू हैव एन एटम व्हिच इज मूविंग इन 3 dimensions. So in order to completely specify the position of that particular atom, you need 3 independent coordinates x, y, z. तो इसका मतलब है कि you will say that there are three degrees of freedom which are associated with that particular molecule which is moving in 3 dimensions. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को completely लोकेट करने के लिए आपको कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. So now let's discuss the statement of this equipartition theorem. Statement कुछ इस तरह से है जी कि every degree of freedom of a body which contributes a quadratic term of coordinate or momentum to the total energy has an average energy of kT kBT by 2 and gives a contribution to the heat capacity of kB by 2 as the heat capacity is given as the partial derivative of this average energy with respect to T. तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि आपको एक क्वाड्रेटिक टर्म देती है टोटल एनर्जी में, ये क्वाड्रेटिक टर्म जो है ये मोमेंटम में भी हो सकती है, पोजीशन में भी हो सकती है. इट गिव्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ हाफ के बी टी टू द एनर्जी. ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा कि इसको हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज भी कहते हैं. इसका मतलब है कि आप अगर किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट एनर्जी विल बी इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूट करेगा टू दैट टोटल एनर्जी दैट विल बी हाफ के बी टी. ठीक है, या हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं दैट विल बी के बी बाई 2. ये क्लासिकल लॉ है और जो इसकी रिजीम है इट इज़ दी हाई इट्स रिजीम इज़ एट हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे जो डिटेल्स है क्वांटम स्टेट्स की वो मैटर नहीं करती. सो दिस लॉ इज़ वैलिड फॉर हाई टेम्परेचर्स. ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है जब आपको स्पेसिफिक हीट किसी भी सिस्टम की जो है वो फाइंड आउट करनी है. और बहुत आसानी से आप इस लॉ को यूज़ करते हुए स्पेसिफिक हीट की इंफॉर्मेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो कंसिडर करें एक एग्जांपल जी, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि एक 1 डायमेंशन में है. जो टोटल एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो है px स्क्वायर बाय 2m है व्हिच इज द क्वाड्रेटिक इन मोमेंटम एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2x स्क्वायर व्हिच इज क्वाड्रेटिक इन पोजीशन. तो हर क्वाड्रेटिक टर्म आपको जो टोटल एनर्जी में आपको दे रही है contribution that is half kBT. So potential kinetic energy will give you a contribution of half kBT and potential energy will also give you a contribution of half kBT. So the total energy of this system will be kBT. और अगर आप स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं सिस्टम की, so that which is the derivative of this average energy with respect to temperature, so that will be equal to kB. और अगर हम यही एग्जांपल कंसिडर करें एक मोलर गैस के लिए, तो उस केस में फिर आप कहेंगे कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इट गिव्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ r by 2 RT by 2 टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो उस केस में आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे मोलर गैस कांस्टेंट r के साथ. सो लेट्स डिस्कस the case of monatomic gas, और उसमें हम and we are interested to find out the specific heat of this monatomic gas using the law of equipartition of energy. Monatomic gas हमें पता है कि एक ऐसी गैस है जो कि जिसमें सिंगल एटम
होता है, एंड ऑल नोबल गैसेस जो हैं दे आर मोनोटॉमिक गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन और कॉर्न क्रैप्टॉन. सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक मोनोटॉमिक गैस है. तो आपने टोटल स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है. तो टोटल स्पेसिफिक हीट जो होगी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू एफ टी आर बाय टू, वेयर एफ जो है वो आपके पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है आपके उस सिस्टम के होंगे. ठीक है. और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन दे रही है आर बाय टू का. ठीक है. या हम कह लें कि के बी बाय टू का. सो तो मतलब है कि आप स्पेसिफिक हीट को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं अगर आप उस पर्टिकुलर सिस्टम की टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है आप निकाल सकें. ठीक है. तो हमें पता है कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी सिस्टम में डिफरेंट तरह के मोशंस से आ सकती है. ठीक है. डिफरेंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की बात की ना, तो इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है और वाइब्रेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है. तो ये जितने इंडिपेंडेंट मोशंस होंगे दे विल गिव एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो आपको लोकेट करनी है कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है एक पर्टिकुलर सिस्टम की. उसमें ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी शामिल होंगी, उसमें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी शामिल होंगी और उसमें वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी शामिल होंगी. सो इस केस में हम बात कर रहे हैं एक मोनोटॉमिक गैस की. मोनोटॉमिक गैस एक सिंगल एटम है. तो इसका मतलब है ये एक सिंगल एटम जो है इट कैन ट्रांसलेट इन एक्स डायरेक्शन, y direction and also in z direction. So इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए थ्री डायमेंशंस में आपको तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है. लिहाजा इसके साथ तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एसोसिएटेड है with its translational motion. So ft will be equal to 3. अब रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी एसोसिएटेड है इस रोटेशन जो है इसकी, चूंकि एक सिंगल एटम है तो रोटेशनल जो पॉसिबल हो सकती है दैट इज ओनली द रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है. uh, ये जो बेसिकली अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, ये आप द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस मोशन विल बी वेरी स्मॉल एंड कैन बी इग्नोर्ड. ठीक है. कि एनर्जी बेसिकली आपके पास कितनी है रोटेशनल मोशन की, दैट विल बी इक्वल टू द हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज this rotational frequency and I is the moment of inertia of this spherical atom, which is equals to 2 by 5 mr square, where r is the radius of this atom, which is very very small. So it means that this rotational energy will be very small. So this gives a very small contribution to the total energy. So it means that we can neglect the motion of this atom about its mean position, जो कि टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि रोटेशनल के केस में आपके पास जीरो एनर्जी होती है जब वो अपने ही एक्सिस के गिर्द आपका एक पर्टिकुलर एटम जो है वो मूव कर रहा होता है, क्योंकि रेडियस जो है एक एटम का बहुत स्मॉल होता है. सो हम डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं जी. स्पेसिफिक हीट को एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो बराबर है एफ टी आर बाई टू. सो सिंपली आपको टोटल फ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी है जो कि इस केस में 3 के बराबर है. सो सी वी विल बी इक्वल टू 3r बाय 2 एंड सी पी विल बी इक्वल टू 3r बाय 2 प्लस r, जो कि बराबर होगा 5r बाय 2 के, जिसमें गैमा आप फाइंड आउट कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 5/3, जो कि इस एक्सप्रेशन की इक्वल है 1 plus 2/5 where 2 by f where f is equals to 3 in this case. So you will have Cp over Cv, which is defined as gamma, that will be equal to 3/5. So now let's discuss the case for a diatomic gas, जो कि दो एटम्स पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है. सो अगर आप इसकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लोकेट कर लें तो आप इसकी स्पेसिफिक हीट जो है सिस्टम की फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट
द ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जी, जो कि बॉन्डेड है ये दो एटम्स आपस में। सो दिस पर्टिकुलर एटम डायटोमिक molecule can either go in x direction, it can also translate in y direction, and it can also translate in z direction. तो इसका मतलब है अगेन जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की वो 3 होंगी। अब हम बात करते हैं जी कि कितनी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है इस ऑब्जेक्ट की हो सकती है। तो आप ये देखें कि ये आ, एक तो रोटेट कर सकता है इस वाई एक्सिस के अलोंग। सो फर्स्ट रोटेशन कैन बी अलोंग दिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये होगी, यहाँ से कंट्रीब्यूशन आएगी। सेकेंडली ये आपके पास इस प्लेन में रोटेट कर सकता है। एक्स एक्सिस बेसिक इस जी एक्सिस बेसिकली आउट ऑफ दिस पेज। इसका मतलब है कि ये इस प्लेन में भी रोटेट कर सकता है। थर्ड पॉसिबल रोटेशन क्या है कि इट कैन रोटेट अलोंग दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगेन आप ये देख रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूशन तो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कंट्रीब्यूशन वही बन रही है कि ये एटम्स जो है अपने एक्सिस के इर्द रोटेट कर रहे हैं, व्हिच गिव्स अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी। लिहाजा जो टोटल degrees of freedom है which are associated with this rotational motion of this diatomic molecule will be 2, ठीक है। एंड सिंस एट वेरी हाई टेम्परेचर्स आपका ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट भी कर सकता है। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो दैट विल गिव आल्सो वन मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि उस एक वाइब्रेशनल मोड के साथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एसोसिएटेड हो, ठीक है। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसलिए एसोसिएटेड होती हैं कि अब आपके पास इस टोटल एनर्जी में दो क्वाड्रेटिक टर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड हाफ के एक्स स्क्वेयर ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें ये पता है कि जब आपका ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो जो एवरेज बॉन्ड लेंथ होती है इट कैन बी थॉट एज द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। सो व्हेन द बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये वाइब्रेट करता है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज बेसिकली एक्स। सो हुक्स लॉ हमें क्या बताता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है इस ऐसे सिस्टम की दैट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, where k is known as a spring constant, while the kinetic energy will be equal to 1 over 2 mv स्क्वायर। लिहाजा टोटल एनर्जी आपके पास बराबर होगी इसके सम पे, जो सम के, जो कि दो क्वाड्रेटिक टर्म्स आपको देती है। तो लिहाजा जब हम बात करेंगे कि एक वाइब्रेशनल मॉड है आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो हर वाइब्रेशनल मॉड आपको आपके 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, सिंस इट गिव्स 2 क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। तो एक ट्रांसलेशनल मॉड जो है आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, एक रोटेशनल मॉड जो है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ही बराबर होता है, लेकिन एक वाइब्रेशनल मॉड जो है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है, ठीक है। सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है इस केस में आपके पास 7 हो जाएंगे, 3 फ्रॉम द ट्रांसलेशनल, 2 फ्रॉम रोटेशनल एंड 2 फ्रॉम द vibrational motion. So Cv will be equal to Ftr by 2 and Ft is equals to 7 here. So 7R by 2 will be the specific heat at constant volume. So Cv will be equal to 9R by 2 and gamma will be equal to 9 by 7. So now let's discuss the case of a triatomic molecule. ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में आपके पास दो तरह के केसेस हो सकते हैं कि आपके पास ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल लीनियर भी हो सकता है, और दूसरा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और सेकेंडली ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल आपके पास नॉन लीनियर भी हो सकता है, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी आपके पास जो है वो नॉन लीनियर होता है। तो चले पहले नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर ले। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूँ एक्स वाई एंड जी,
तो आप देख रहे हैं कि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है इट कैन इधर मूव इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि तीन कोऑर्डिनेट्स जो है तीन बेसिकली ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो एसोसिएटेड होंगे इस नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ। अब हमें देखना है कि कितने रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने डिफरेंट एक्सिस के गिर्द आपका ये मॉलिक्यूल जो है ये रोटेट कर सकता है। पहला पॉसिबल एक्सिस क्या हो सकता है? पहला पॉसिबल एक्सिस जो हो सकता है कि जी एक्सिस जो कि आउट ऑफ दिस पेज है, यानी आप यहाँ पे एक डॉट लगा सकते हैं। दूसरा एक्सिस हो सकता है कि एक्सिस अलोंग दिस वाई डायरेक्शन, कि आप इसके अलोंग इसकी रोटेशन जो है इसकी कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा एक्सिस आप इस एक्स एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, कि ये अगर यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ लगा लें, आई थिंक जी, here it is. The first possible axis of rotation is this z axis के इस प्लेन में आपके ये दो एटम्स जो हैं वो रोटेट कर सकते हैं। तो एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास से यहाँ से आएगी। सेकेंडली आपका ये मॉलिक्यूल जो है वो इन इस एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट कर सकता है। थर्डली वो इस एक्सिस के साथ अलोंग जो है वो रोटेट कर सकता है। तो ये आपके पास तीन डिफरेंट केसेस जो हैं रोटेशनल केसेस आपके पास बन रहे हैं। तो लिहाजा इस नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में आपके पास तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और तीन ही रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और जबकि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो एसोसिएटेड हैं या मॉड्स एसोसिएटेड हैं इस नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ, वो बराबर है 3n-6 के, जिसमें n जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है, जो कि इस केस में आपके पास 3 है। सो 3n-6 इसका मतलब है कि 3n 3 इंटू 3 9-6 3, तो इसका मतलब है तीन वाइब्रेशनल मॉड्स जो हैं वो आपके पास इस सिस्टम में मौजूद हैं। और हर वाइब्रेशनल मॉड आपको 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देता है। तो लिहाजा टोटल 6 वाइब्रेशनल मॉड्स जो हैं वो आपके पास एसोसिएटेड होंगे इस नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के साथ। तो 3n-6 की ये कंट्रीब्यूशन किस तरह से आई है, इसको आप समझने के लिए आप यूं कह सकते हैं। देखें कि ये आपके पास एक ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हर एटम की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो लिहाजा यहाँ पे तीन एटम्स हैं, तो इन तीनों एटम्स की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें 9 कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। और अगर आपके पास n एटम्स हैं तो इसका मतलब है कि हमें 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ठीक है, एन जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, और 3 मतलब कि हर एटम को एक्स वाई जी जो है तीन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। सो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास? 3n कोऑर्डिनेट्स हैं, और 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है इस सिस्टम को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए। यहाँ आप कह सकते हैं कि 3n कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये बराबर होगा टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जो है आपके पास ट्रांसलेशनल भी हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हैं और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हैं। सो लिहाजा 3n बराबर होगा ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि 3 थे प्लस रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि 3 थे। सो 6 which is the sum of the translational plus rotational plus the vibrational degrees of freedom। ठीक है, तो यहां से हम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगा 3n-6 के। तो लिहाजा आप यूँ कह सकते हैं कि इस ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के साथ 3n-6 वाइब्रेशनल मॉड्स जो हैं वो इस सिस्टम के हैं। ठीक है, और 3n-6 का मतलब है कि तीन वाइब्रेशनल
मॉड्स जो हैं इसमें मौजूद है, और हर वाइब्रेशनल मॉड जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है के बराबर है। तो लिहाजा टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास इस केस में हो जाएंगी 12। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू 12 R/2 विच विल बी इक्वल टू 6R, एंड Cp विल बी इक्वल टू 7R। फार्मूलाज आपको स्टार्ट में गिवन है। अगर आपने इमेजिन करना है, जैसे आपने इमेजिन किया ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को, इसी तरह से आप जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशनल मॉड्स हैं, हम उनको भी इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से कि ये एक नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो 3 तरह की मोशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। कि यहाँ तो ये स्ट्रेच हो सकता है मॉलिक्यूल एंटीसिमेट्रिक फैशन में, या वो सिमेट्रिक फैशन में वाइब्रेशन हो सकती है, या बेंडिंग वाइब्रेशन जो है वो पॉसिबल है। एंटीसिमेट्रिक का मतलब ये है कि आपका उस केस में ये एटम अंदर वाइब्रेट कर रहा होगा और ये बाहर मूव कर रहा होगा। सो दिस विल बी मूविंग इनसाइड एंड दिस विल बी मूविंग आउटसाइड। तो इस तरह की जो वाइब्रेशन होगी दैट विल बी दी एसिमेट्रिक स्ट्रेच। यहाँ अगर ये मॉलिक्यूल जो है दोनों बराबर जो है इन और आउटवर्ड मूव कर रहे होंगे इस तरह से, तो दैट विल बी द सिमेट्रिक स्ट्रेच। ठीक है, और बेंडिंग स्ट्रेच क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेच ये होगा जी कि ये इस एक्सिस में इस प्लेन में आपकी इस तरह की वाइब्रेशनल मोशन जो है ये दोनों एटम्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि ये आपका एंगल जो है दैट विल चेंज बिटवीन दीज टू एटम्स। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोशन है जो कि इसका पॉसिबल हो सकता है। तो ये 3 डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स हैं जो कि एसोसिएटेड हो सकते हैं आपके इस ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के साथ। तो अब हम बात करते हैं जी ट्राइटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल की, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ट्राइटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल सिंपल आप देख सकते हैं कि दिस ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल कैन ईदर मूव इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जी डायरेक्शन। तो अगेन इसका मतलब है कि आपके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। वाइब्रेशन मोशन आपके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी? अगेन आपके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, जिस तरह से आपके पास डायटोमिक गैस के केस में था कि इट कैन इधर रोटेट अलोंग दिस सी एक्सिस, और इस यहाँ इस प्लेन में रोटेट कर सकता है अबाउट दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, अ, ये वाला मोशन जो है ये जो कंट्रीब्यूशन देगा इस एक्सिस के गिर्द, वाई एक्सिस के गिर्द, ये बहुत स्मॉल होगी, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। सो इसका मतलब है कि ट्राइटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल जो है ये आपको 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो देगा। सो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। और वाइब्रेशनल मॉड्स कितने हैं? वाइब्रेशनल मॉड्स एक नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो 3n-5 मॉड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो अगेन आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3n टोटल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए, जिसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है, जो कि इस केस में 5 होगा क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है, प्लस वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल आपके बराबर होगा 3n-5k फॉर ए ट्राइटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल। सिमिलरली सो टोटल आपके पास और हर वाइब्रेशनल मॉड जो है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर है। तो लिहाजा इस केस में आपके पास 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ से आएंगी और 5 यहाँ से हैं, तो 8, 5, 13 will be the total degrees of freedom. So specific heat at constant volume will be equal to 13 R by 2, and Cp will be equal to 15 R by 2, and gamma will be equal to 15 by 13. सो इसी तरह से ये जो 4 वाइब्रेशनल मॉड्स हैं इनको भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि या तो ये इनमें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही होगी कि दोनों एटम्स ऑक्सीजन के एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, दैट विल बी द एसिमेट्रिक स्ट्रेच, या वो मूव कर रहे होंगे इन एंड आउट with respect to this carbon atom, so that will be the symmetric stretch. ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये बेंडिंग वाइब्रेशंस जो है वो कर रहे हों अबाउट दिस कार्बन एटम। ठीक है, बेंडिंग किस तरह से कर सकते हैं कि ये इस तरह से मोशन कर सकते हैं इनटू दिस प्लेन। ठीक है,
कि ये इस तरह से मूव करें अप डाउन पोजीशन में विद इन दिस प्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एटम। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये CO बॉन्ड्स जो हैं ये आउट ऑफ द प्लेन आए, आउट ऑफ दिस बोर्ड आए। ठीक है, तो इमेजिन करें आप इसको कि कार्बन एटम के साथ दो ऑक्सीजन अटैच हैं जो कि आउट ऑफ द बोर्ड आ रहे हैं और इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, और एक केस में वो इसी प्लेन में अप डाउन जो है उनकी मूवमेंट हो रही है। तो दो तरह की बेंडिंग वाइब्रेशंस आपके पास मॉड्स यहाँ से आ रहे हैं, लिहाजा टोटल मॉड्स 4 हो जाएंगे एक ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के साथ। सो इसी तरह से आप जो है इस केस को जनरलाइज कर सकते हैं फॉर पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए। तो लिहाजा हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सम करते हैं इस सारी ऑब्जर्वेशंस को। सो एक मोनोटॉमिक गैस के साथ आपके पास 3 ट्रांसलेशनल मॉड्स हैं, कोई रोटेशनल और वाइब्रेशनल मॉड नहीं है। तो लिहाजा अगर आप लो टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं तो 3 ही ट्रांसलेशन टोटल मॉड्स जो होंगे वो 3 होंगे, वो लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है। जब आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। लो मॉड्स जो है आपके पास वाइब्रेशनल वाइब्रेशंस के होंगे, एक वाइब्रेशनल मॉड होगा जो कि 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको देगा। ठीक है, तो लिहाजा 5 आपके पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे जब आप बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर्स की। लो टेम्परेचर का मतलब है कि हम उस टेम्परेचर रीजन में हैं कि जहाँ पे भी वाइब्रेशनल मोशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाले मॉड्स फिर आप कंसिडर नहीं करेंगे। सो व्हेन यू आर टॉकिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर्स तो उस केस में आपको वाइब्रेशनल मॉड्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। Okay. Similarly, for the triatomic linear molecule, there are 3 translational degrees of freedom, 2 rotational degrees of freedom, or 3n minus 5 into 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या मॉड्स की बात करते हैं तो 3n-5। तो यहाँ पे याद रखें कि हर ट्रांसलेशनल मॉड जो है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, हर रोटेशनल मॉड 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, हर वाइब्रेशनल मॉड जो है वो 3n-5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n-5 मॉड्स देते हैं, और हर मॉड जो है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें, जैसे यहाँ पे ये नंबर 2 है, ये भी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है क्योंकि 1 वाइब्रेशनल मॉड है। तो लिहाजा यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना चाहिए अगर हम अगर मैं ये टेबल बना रहा हूँ सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। तो मॉड्स की बात यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो आप समझ जाएं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो लो टेम्परेचर की जब आप बात करेंगे, जब वाइब्रेशनल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तो 3 + 2 विल बी 5, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एट हाई टेम्परेचर्स, सो आपके पास 4 मॉड्स यहाँ से आएंगे, 4 मॉड्स जो हैं वो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको देंगे। सो 8 + 5 30 विल बी इक्वल टू 13। Okay. And similarly, non-linear triatomic molecule में 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 3 रोटेशनल होंगे, एंड 3n-6 जो हैं वो वाइब्रेशनल मॉड्स होंगे। 6 will be at low temperature and 12 will be at high temperature. Similarly, polyatomic के केस में भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल है, एंड 3n-6 will be the vibrational mods. So low temperature पे आपके पास 6 जो है वो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। हाई टेम्परेचर्स पे वो डिपेंड करेगा कि इस पोलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स जो है वो मौजूद हैं। So that's it about दिस इक्विपार्टीशन थ्योरम, जहाँ से हम ये देख रहे हैं हमें पता चलता है कि जो सिमेट्री है मॉलिक्यूल की वो हीट कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, कि अम, वो सिमेट्री जो है वो हमें वे प्रोवाइड करेगी कि एक एटम जो है वो कितने तरीकों से जो है वो मूव कर सकता है। तो जितने ज़्यादा तरीकों से वो एक पर्टिकुलर एटम जो है वो मूव कर सकेगा, उतनी ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो ऐड कर सकेगा टू द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। So now let's discuss the next article of this chapter number 5, which is the last article of this chapter, which is the minimization of free energy. Sorry. बेसिकली जब आप बात करते हैं कि आपका
कोई सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है और आपने इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज उस सिस्टम की निकालनी है, तो उसके लिए देखा गया है कि जब आप सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो वहाँ पे आपकी सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है एट इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा अगर आपने इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम निकालनी है तो उसमें आपको क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्री एनर्जी, ठीक है, एंड देन लोकेट द मिनिमम इन द फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी में आप मिनिमम किस तरह से लोकेट करेंगे कि आपने फ्री एनर्जी एफ का एक्सप्रेशन निकाल लिया, देन यू हैव टू सिंपली टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आगे अब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो लिहाजा जब भी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो इक्विलिब्रियम पे सिस्टम की फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। सो इस फ्री एनर्जी में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की अगर हम बात करते हैं फॉर सिस्टम्स हेल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो मिनिमम होगी। अगर हम सिस्टम्स की बात करें व्हिच आर हेल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो भी मिनिमम होगी। सो किस तरह से हम ये डिराइव कर सकते हैं मैथमेटिकली, इसके लिए आपको इमेजिन करना होगा एक सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ए एंड विच इज इन कांटेक्ट विद द सम रेजरवायर जिसके साथ वो अपनी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। ए जो है आपका सिस्टम है अंडर स्टडी और आर जो है आपकी एक रेजरवायर है विच इज अ वेरी लार्ज सिस्टम एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर टी। और इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि जो इस रेजरवायर का टेम्परेचर होगा दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम ए, ठीक है। और ये हमें जो रेजरवायर का टेम्परेचर है ये हमें हेल्प आउट करता है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ सिस्टम ए। ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो यहाँ से हम इसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से। 1/T जो है वो बराबर होता है पार्शियल एस बाय पार्शियल यू के। एस जो है दैट विल बी इक्वल टू के बी log of WR where WR represents the total number of microstates of this reservoir। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/T KBT is equals to partial by partial UR log of WR, और WR की टर्म्स में अगर आप इसको लिखना है तो that will be equal to gamma some constant into exponential U of R over KBT। और U of R जो है वो बराबर होगा U total माइनस UA, ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होगी इस सिस्टम की कंपोजिट सिस्टम की दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू एनर्जीज U of A प्लस U of R, ठीक है। तो लिहाजा U of R आपके पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सिमिलरली चूंकि कंपोजिट सिस्टम की बात हो रही है, कंपोजिट सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ सिस्टम ए इनटू द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ सिस्टम 2 व्हिच इज द रेजरवायर, ठीक है, जो कि आपके पास बराबर है गैमा एक्सपोनेंशियल U of R ओवर KBT। तो लिहाजा इसी तरह से आप W of A को भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने कहा था कि जब हम फाइंड आउट करते हैं कि इंक्रीज व्हाट इज इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रो स्टेट्स, अगर वो आर्टिकल आप रिकॉल करें तो वहाँ से हमने कहा था कि अगर हमें W पता है तो हम S निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ W। अगर हमें S पता है तो हम W भी निकाल सकते हैं। उस केस में हमने कन्वर्ट कर दिया था W को एक्सपोनेंशियल के एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो कि इसी तरह से आपके पास आ रहा है। सो W ऑफ A को अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल लिखें तो आपके पास बराबर होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ के बी लॉग ऑफ WA, ठीक है, जो कि ऐड हो जाएगा आपके इस प्रोडक्ट में जिसमें आपके पास W ऑफ R जो है वो इसके बराबर है। सो टोटल W विल बी इक्वल टू गैमा एक्सपोनेंशियल ऑफ UT माइनस UA, जो कि U ऑफ R है, ये डिफरेंस जो है, प्लस ये के बी टी लॉग ऑफ WA, ये वाली कंट्रीब्यूशन आपकी WA से आ रही है। तो ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं आपके इस कंपोजिट सिस्टम की। देखिए अब मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट क्या है, हमें ये पता है कि जब आपका एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो वहां पर आपकी जो सिस्टम की इंट्रोपी है, हमने ये सीखा है कि इंट्रोपी जो है उस सिस्टम की मैक्सिमम होती है। तो लिहाजा इंट्रोपी सिस्टम की मैक्सिमाइज होने के का मतलब ये है कि
इसका मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम दिस W विल बी मैक्सिमम, ठीक है, एस इज इक्वल टू के बी लॉग ऑफ डब्ल्यू। तो इसका मतलब है के बी लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है? मैक्सिमम ये तब होगा कि यू टी माइनस दिस टर्म, जिसको आप इसमें से माइनस कर रहे हैं, दिस टर्म विल बी वेरी स्मॉल। कौन सी? यू ए माइनस के बी टी लॉग ऑफ डब्ल्यू ए जो है, इसको वेरी स्मॉल होना चाहिए कंपेयर्ड विद द यू टी। जितनी ये ज्यादा स्मॉलर होगी उतना ये लार्ज नंबर होगा। So it means that the combined system, which is in equilibrium, the combined system is in equilibrium when Kb log of W is maximum. ठीक है, कि इसको मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा? जब आपके पास यू ए माइनस के बी टी लॉग ऑफ डब्ल्यू ए जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, सो दिस डिफरेंस। सो ये क्वांटिटी आपने मिनिमाइज करनी है। सो यू ए माइनस के बी टी लॉग ऑफ डब्ल्यू ए, या यू ऑफ ए माइनस, इसको आप लिख सकते हैं टी इंटू एस ए। के बी लॉग ऑफ डब्ल्यू ए विल बी इक्वल टू एस ए, या इस टी को आप रिप्लेस कर सकते हैं टी ए, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर है सिस्टम का और रिजर्वायर का वो सेम होगा। सो अगर आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें, यू ए माइनस टी एस ए, जो यू ए माइनस टी ए ऐसे, तो ये बेसिकली फ्री एनर्जी के बराबर होता है, जो कि हम फ्री एनर्जी को डिफाइन इस तरह से करते हैं, फिजिकल्स टू यू माइनस टी एस। सो इसका मतलब है कि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो आपके सिस्टम की जो फ्री एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी सिस्टम की निकाल सकते हैं इस फ्री एनर्जी को यूज करते हुए भी। ठीक है, सो एक एग्जांपल करते हैं इसी चीज को समझने के लिए। कंसीडर करें कि आपके पास एक सॉलिड है जिसमें n लैटिस साइड्स हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ n वैकेंसी कॉस्ट एंड एनर्जी। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके पास n लैटिस साइड्स हैं और आपने n वैकेंसीज जो हैं वो क्रिएट कर दी हैं, कि आप ये n एट वैकेंसीज निकाल लें। n एट वैकेंसीज आपने क्रिएट की हैं, और इसका मतलब है जितनी वैकेंसीज क्रिएट की हैं उतने आइटम्स को आपने किसी और साइड पे जाके प्लेस किया है। तो लिहाजा आपके पास जो टोटल साइड्स हो जाएंगी वो n प्लस n साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये भी आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग के जो फ्री एनर्जी है सिस्टम की वो मिनिमम होती है एट इक्विलिब्रियम। तो लिहाजा फ्री एनर्जी जो है उसको हम पता है, हम डिफाइन करते हैं F इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। एंट्रोपी आपने कैलकुलेट करनी है इस सिस्टम की, और इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर होगी, सिंस ईच वैकेंसी क्रिएट कॉस्ट एंड एनर्जी ई, और चूंकि एन वैकेंसीज हैं तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एन ई, और एस जो है वो बराबर होगा एन प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इनटू स्मॉल एन फैक्टोरियल। एन प्लस एन क्यों? क्योंकि आपके पास एन प्लस एन लेटिस साइड्स हैं, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये आपके पास टोटल लैटिस साइड्स। अगर आपको याद हो फोर्थ चैप्टर में आपने इसी तरह का एक प्रॉब्लम जो है वो पहले भी किया था, लेकिन उसको हमने किसी और तरीके से इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाली थी। अब हम फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज जो है हम निकाल रहे हैं। तो लिहाजा आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन इक्विलिब्रियम। so you just need to find out the minimum in this free energy. So differentiate this free energy with respect to n and solve. तो आप ये देखेंगे कि यू विल अल्टीमेटली रीच दिस एक्सप्रेशन दैट n इज इक्वल्स टू n ओवर एक्सपोनेंशियल e ओवर के बी टी माइनस वन। और अगर आप इसको कंपेयर करें अपने चैप्टर 4 के साथ तो आप ये देखेंगे कि दिस रिजल्ट इज सेम विच वी obtained बाय यूजिंग द आइडियाज ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो इन शॉर्ट ये कि आप में अगर इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज निकालनी है तो फ्री एनर्जीज के कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हुए आप इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज एक सिस्टम की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो रही थी एक ऐसे सिस्टम की which was held at constant volume. Similarly, the same technique can be used to find out the condition for equilibrium for a system which is kept at constant pressure, not at constant volume.
ठीक है। तो उस केस में आपको जो मिनिमाइज करना है वो आपके पास, वो आपको गिब्स फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करना होगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करके आप फिर इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज उस सिस्टम की निकाल सकते हैं। तो इसी तरह की एक एग्जांपल जो मैंने आपको करवा दी है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से रिलेटेड, गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड भी एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में मौजूद है, बाउले में, जो कि आप को खुद से सॉल्व करनी है, विच इज लोकेटेड एट पेज 122 ऑफ बाउले। ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है आपने करना है बाउले से, और यही लास्ट आर्टिकल था इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे एक्सरसाइज के 5th चैप्टर की, एंड देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6. So that's it for today's lecture. Thank you.